अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। मैं मोहम्मद वकास हूँ, योर केमिस्ट्री इंस्ट्रक्टर, एंड दिस इज योर चैनल MWS केमिस्ट्री। आपको मैं रिमाइंड करवा दूं कि मैंने चैप्टर नंबर 3 गैसेस और चैप्टर नंबर 8 केमिकल इक्विलिब्रियम, इसके न्यूमेरिकल्स और जो एग्जांपल्स होती हैं जो चैप्टर के अंदर हैं, इस पे जो वीडियोस बनाई उस पर आपके बहुत अच्छे व्यूज़ रहे, बहुत अच्छे आपके कमेंट्स रहे, मींस आपका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा चैप्टर 3 और चैप्टर 8 के एग्जाम्पल्स या न्यूमेरिकल्स को लेके। आज हम शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट्स, जिसके ऑलरेडी लेक्चर्स तो इस चैनल पे MWS केमिस्ट्री पे मौजूद हैं। अब से हम शुरू करने जा रहे हैं, आज से इस वीडियो से हम इसकी एग्जाम्पल्स देन जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स हैं उसको कवर करेंगे विद इन 4 और 3 शॉर्ट वीडियोस और इजी वे में। तो आइए इसको शुरू करते हैं। और 2025 याद रखें, आगे 2026 23 आई डोंट नो उसमें क्या होना है। 2025 का जो एग्जाम होगा उसमें जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन आना है चैप्टर 1 से, वो थ्योरी का नहीं होना, वो होना है या तो एग्जाम्पल्स में से या फिर एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स में से। और अगर आप MD कैट के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं देन ये आपके लिए भी उतनी ही फ्रूटफुल होने वाली है, बिकॉज MD कैट में भी इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपको करना होते हैं, या आप NMD कैट जो भी है। तो चैप्टर नंबर 1 की एग्जांपल नंबर 1 है हमारे पास। हमने फ्रैक्शनल एटॉमिक मास ऑफ नियॉन, या जिसको हम एवरेज एटॉमिक मास भी कहते हैं, वो फाइंड करना है। ठीक है जी। तो वी हैव टू फाइंड इन दिस एग्जांपल फ्रैक्शनल, और ये मैंने C लिखा है, फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास ऑफ व्हाट, ऑफ नियॉन। ये हमने करना है जी फाइंड इस पूरे न्यूमेरिकल में। ठीक है, इस पूरी एग्जांपल में। अरे ये मैं आपको ये भी क्लियर कर दूं, न्यूमेरिकल ही होता है, वो एग्जांपल्स है तो हम उसको एग्जांपल बोल देते हैं, वो एक्सरसाइज के अंदर जो होते हैं उनको न्यूमेरिकल्स कह देते हैं, अदरवाइज सारों को न्यूमेरिकल्स ही बोलते हैं। तो ये हमने फाइंड करना है। अच्छा जी, हमें गिवन क्या है, हमें उसने बताया कि जो हमारे पास परसेंटेज अबंडेंस है, जिसको हम रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स भी कहते हैं। नियॉन के ना 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक हमारे पास है नियॉन एटॉमिक मास 20 वाला, एक है हमारे पास नियॉन विद एटॉमिक मास 21, और एक है हमारे पास नियॉन विद एटॉमिक मास, बल्कि सॉरी, दिस इज नॉट एटॉमिक मास, दीज आर द मास नंबर्स। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एटॉमिक मास एंड मास नंबर। ये जो हम फाइंड करने जा रहे हैं ना, फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, दिस इज बेसिकली कॉल्ड एटॉमिक मास। क्लियर है। और ये जो हम लिखते हैं 20 21 22, ये मास नंबर है, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम करके जो हमारे पास आंसर आता है, दिस इज कॉल्ड मास नंबर। अब सबका एटॉमिक नंबर 10 है, ये नियॉन के एटॉमिक नंबर को हम नीचे लिखते हैं। ठीक है जी। अब या कोई भी एटम के जो एटॉमिक नंबर को नीचे लिखते हैं और मास नंबर को ऊपर, इसकी जो परसेंटेज अबंडेंस है वो है 90.92%, और ये है 0.26%, और ये हमारे पास 8.86%। लेट मी चेक, 8.82 है, ये 8.86 है, यस 8.82% है ये। अच्छा जी, अब इसमें आपने इसका क्या निकालना है जी, इसका निकालना है फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास फ्रैक्शनल और एवरेज एटॉमिक मास निकालने का तरीका है, एटॉमिक मास, ये हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए हमारे पास जो नियॉन है जिसका मास नंबर 20 है, इसको इसकी अबंडेंस से हम करेंगे मल्टीप्लाई, यानी 20 मल्टीप्लाइज बाय 90.92 प्लस ऐड करेंगे 21 मास नंबर है इस आइसोटोप का, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अबंडेंस से 0.26 से, प्लस इसका 22 है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसकी अबंडेंस 8.82 से, और सारे को डिवाइड कर देंगे 100 पे। अब ये 100 पे सर क्यों डिवाइड किया, क्योंकि परसेंट है, ये सारी परसेंटेजेस हैं, तो परसेंट का मतलब है टोटल 100 में से, यानी ये 90.92 100 में से है, ये 0.26% 100 में से है, ये 8.82 100 में से है। तो जो जो मास नंबर्स हैं आइसोटोप्स के, उनको उनकी नेचुरल या परसेंटेज या रिलेटिव अबंडेंस 3 नाम देते हैं। नेचुरल अबंडेंस भी कहते हैं, परसेंटेज अबंडेंस भी कहते हैं, या रिलेटिव अबंडेंस भी कहते हैं। उनसे इनके मास नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई किया, तो जब इसका सम करेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद सम करके 100 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा। ये जो हमने आंसर निकाला ना, दिस इज कॉल्ड एवरेज और फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, इसी को हम एटॉमिक मास कहते हैं। इसका यूनिट होता है AMU, और ये जो मास नंबर होते हैं ना हमारे
ये सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को सम करके आता है और इसका कोई यूनिट नहीं होता। याद रखें, मास नंबर और एटॉमिक मास में फर्क होता है। एटॉमिक मास का यूनिट होता है AMU यानी एटॉमिक मास यूनिट, और जो मास नंबर्स होते हैं दे हैव नो यूनिट। ऑलराइट, सो दिस इज आवर एग्जांपल नंबर 1। अब हम मूव करेंगे हमारी सेकंड एग्जांपल पे, और इस एग्जांपल में हमने करना क्या है, इस पे वैसे मेरा जो परसेंटेज कंपोजिशन पे लेक्चर है उसमें मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 14 गालबन है वो भी सॉल्व करवाया हुआ है, ठीक है। बहरहाल यहाँ पे तो हम इसको सिर्फ देखेंगे एग्जांपल नंबर 2 को। इसमें क्या है, हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड का मास गिवन है, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में हमारे पास क्या क्या मौजूद है, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। उनके मैसेज अलग से ग्राम्स में गिवन है। वो कहते हैं हर एलिमेंट की आप परसेंटेज निकालो कि वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने परसेंट मौजूद है, हर वो जो हमारा एलिमेंट है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में मौजूद है। देखो हम कैसे करते हैं, अपने परसेंटेज मार्क्स कैसे निकालते हैं, जो हमारे गिवन हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स होते हैं ना किसी भी सब्जेक्ट में, उसको टोटल मार्क्स से हम क्या कर देते हैं, डिवाइड, तो वो हमारे पास परसेंटेज मार्क्स आ जाते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पे भी हम ऐसे करेंगे। देखें हमने क्या करना है, हमारे पास जो गिवन कंपाउंड है उसका मैथ हमें टोटल पता है, तो अगर हमने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकालनी है तो हमें क्या करना है, मैथ ऑफ कार्बन वो है हमारे पास 5.217 डिवाइडेड बाय ओवरऑल कंपाउंड का मैथ। परसेंटेज मार्क्स भी हम ऐसे ही अपने निकालते हैं, मतलब जो हमें हमारे ऑब्टेन मार्क्स होते हैं डिवाइडेड बाय टोटल एंड मल्टीप्लाइज बाय 100। सो दिस इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ कार्बन। इसी तरह परसेंटेज ऑफ अगर आपने क्या निकालनी है, हाइड्रोजन, यानी मैं इसको चलो ऐसे ही लिख देता हूँ, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मैथ ऑफ हाइड्रोजन वो है हमारे पास 0.962 डिवाइडेड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड का 8.657 एंड मल्टीप्लाइज बाय विद 100 फॉर द सेक ऑफ परसेंटेज। इसी तरह अगर हमने परसेंटेज किसकी निकालनी है, यस ऑक्सीजन की, सो देन वी हैव टू पुट मैथ ऑफ ऑक्सीजन जो कि है हमारे पास 2.478 डिवाइडेड बाय मैथ ऑफ जो हमारे पास टोटल कंपाउंड है वो है 8.657 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब आपके पास कैलकुलेटर होगा एग्जाम में, तो कैलकुलेटर से इसका आपने सोल्यूशन लेना है। पहले का 60.28 आएगा परसेंट, 60.28% यहाँ पे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है। अब देखें ना परसेंटेज के हिसाब से हमें पता चल रहा है कितने परसेंट कार्बन है। जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो तकरीबन 11.11% होगी, ये हमारे पास आ जाएगी हाइड्रोजन की परसेंटेज ये, और 28 अगर मैं गलत नहीं हूँ 28.62%, यस ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हो। 28.62% हमारे पास है, ये आ जाएगी ऑक्सीजन की परसेंटेज। तो सबसे ज़्यादा हमारे पास इस कंपाउंड में कार्बन मौजूद है जिसकी परसेंटेज 60.28 है। अगर हम इन सारों को सम करें तो आप ये 100% हो जाएगी, यानी टोटल 100 हो जाएगी। सो दैट्स इट अबाउट एग्जांपल नंबर 2। अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 पे। जी तो अब हम मूव करेंगे हमारे एग्जांपल नंबर 3 पे। एग्जांपल नंबर 3 को मैं बताता चलूँ, एम्पिरिकल फॉर्मूला उसमें मैंने सॉल्व करवाया था, लेकिन चूंकि यहाँ पे हम अलग से ये न्यूमेरिकल सारे कर रहे हैं तो यहाँ अलग से मैं इसको सॉल्व करवाता हूँ। जब भी हमने किसी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करना होता है सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट रिक्वायर्ड होती है, देन उसके हमें ग्राम एटम्स हर एलिमेंट के चाहिए होते हैं जिनको हम मोल्स कहते हैं, फिर उनकी सिंपलेस्ट रेशियो चाहिए होती है, अगर तो वो होल नंबर है फिर तो ठीक है, नहीं तो उसको होल नंबर बनाना होता है, एंड देन लास्ट पे हमने एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखना होता है। यही सेम तरीका यहाँ पे हम अडॉप्ट करेंगे। 4 बातें मैंने की हैं। सबसे पहले हमें चाहिए होती है एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए परसेंटेज। तो यहाँ पे देखें परसेंटेज ऑफ कार्बन गिवन है, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन गिवन है और परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन गिवन है, यानी वी हैव टू गिवन ऑल 3 percentages ऑफ ईच एलिमेंट which आर प्रेजेंट इन दिस ascorbic acid also named as vitamin C. So we have to calculate its empirical formula. So इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आपने काम करना है, let the sample is 100 ग्राम, let the sample is 100 ग्राम। इसका क्या फायदा होगा, जब हम कहेंगे ना सैंपल हमारा 100 ग्राम है तो इसका मतलब ये जो हमें परसेंटेजेस गिवन है ना इसको हम ग्राम्स कंसीडर कर सकते हैं हर एलिमेंट के मास को। मतलब ये वैसे तो कार्बन की परसेंटेज गिवन है, जब मैं कंसीडर करूंगा कि मेरे पास 100 ग्राम सैंपल है तो 100 ग्राम में जो 40.92% होगा वो इतने ही ग्राम होगा। मसलन मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, लेट्स सपोज मैंने किसी को 100 रुपीज़ में से 40% किसी को दिए तो मैंने एग्जैक्टली उसको 40 रुपये दिए। और अगर मैं कहूँ मेरे पास 200 रुपये हैं, अब अगर उसको मैंने 40% दिया तो इसका मतलब एग्जैक्टली मैंने उसको 40 रुपये नहीं दिए, वो ज़्यादा या कम हो सकते, ज़्यादा होंगे यहाँ पे। तो 100 कंसीडर करने का ये मकसद होता है कि हमारे जो परसेंटेजेस हैं
वो सीधी सीधी ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाए। दैट इज़ वाई हम सैंपल को 100 ग्राम कंसीडर करेंगे। अब हमने करना क्या है, हमारे पास 3 एलिमेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। अब हम करेंगे क्या, जो कार्बन की परसेंटेज हमें गिवन थी वो समझ लें हमारे पास अब ग्राम्स है, और वो है 40.92 ग्राम। ठीक है, अब वो ग्राम बन गई। हाइड्रोजन की परसेंटेज थी 4.58, ये भी ग्राम बन गई। और तीसरी हमारे पास परसेंटेज थी ऑक्सीजन की 54.5% थी, तो इसको भी हम ग्राम्स में लिख सकते हैं। अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया हमारा मुकम्मल कि हमें परसेंटेज पता होनी चाहिए थी, वो तो एग्जाम्पल में ऑलरेडी गिवन है। तो हमने मालूम करना है इंपेरिकल फार्मूला। यू नो इंपेरिकल फार्मूला इज द सिंपलेस्ट फार्मूला व्हिच गिव द स्मॉल होल नंबर रेशियो ऑफ द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। डेफिनेशन भी बता दी मैंने, तो खैर डेफिनेशन तो यहाँ पर नहीं आपने लिखनी। अब आपने करना क्या है सेकंड स्टेप में, सेकंड स्टेप में इनके ग्राम एटम्स को फाइंड करना, यानी नंबर ऑफ मोल्स को। और आपको पता है अगर हमने किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ मोल या ग्राम एटम, चूंकि यहाँ पे एटम है तो ग्राम एटम बोलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने, तो इस गिवन मैस को हमने इन्हीं एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज से कर देना है डिवाइड। ये हमारा सेकंड स्टेप होता है टू कैलकुलेट द इंपेरिकल फार्मूला। तो 40.92 को हम डिवाइड करेंगे कार्बन के एटॉमिक मैस 12 से, 4.58 को हम डिवाइड करेंगे हाइड्रोजन के एटॉमिक मैस 1.008 को। याद रखना H2 हो तो वो मॉलिक्यूल होता है, H हो तो एटम होता है, और एटम का जो एटॉमिक मैस है इतना होता है। कार्बन एक एटम है, इसका मैस इतना होता है। ऑक्सीजन का जो एक एटम है यहाँ पे, ये मॉलिक्यूल्स नहीं है, ये एटम्स है सारे यहाँ पे, ठीक है, तो इसका मैस होता है 16। तो हम इसको इससे डिवाइड करेंगे। जब हम इसका आंसर निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 3.41, यस 3.41, इसका आ जाएगा 4.54, और इसका अभी तकरीबन 3.41 आएगा अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करने के बाद। अब असल इंटरेस्टिंग बात है, देखूं यहाँ तक नज़र भी आएगा या नहीं। जी बिल्कुल नज़र आएगा, अभी 2 लाइनें और भी नीचे नज़र आ जाएगा। अच्छा, अब हमने क्या करना है, ये जो हमें मिला है ना, इसको हम बोलते हैं सिंपलेस्ट रेशो। सही है, सिंपलेस्ट रेशो ऑफ क्या, ग्राम एटम्स। तो ये सिंपलेस्ट रेशो है। अच्छा अभी भी ये सॉरी, ये ग्राम एटम रेशो है, ये ग्राम एटम्स आए हमारे पास, ये ग्राम एटम्स हम इनको कहते हैं। अब इसकी सिंपलेस्ट रेशो निकालनी है। सिंपलेस्ट रेशो क्या होगी कि हम क्या करेंगे, जो इसमें सबसे छोटी वैल्यू है ना, उसे सारों को डिवाइड कर देंगे, तीनों को। तो छोटी वैल्यू यहाँ पे 3.41 ही है, तो इसे सबको क्या करेंगे, डिवाइड। इधर भी ऐसे ही करेंगे, ठीक है, 3.41, और इधर भी 3.41 को 3.41 ही से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ इसका आंसर 1 आएगा, यहाँ 1 नहीं आएगा, ये 1.33 आ जाएगा, और यहाँ पे 1 आएगा। ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं। सो आई होप कि मैंने सही लिखा है, बिल्कुल सही है, यहाँ तक नज़र भी आ रहा है। ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास आंसर आया ना, ये सिंपलेस्ट रेशो है। दिस इज कॉल्ड सिंपलेस्ट रेशो ऑफ ग्राम एटम। सही है। अब ये जो सिंपलेस्ट रेशो आई है ना, ये होल नंबर नहीं है। और याद रखना इंपेरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला जब हम किसी भी कंपाउंड का लिखते हैं ना, वो मुकम्मल आदाद होते हैं, वो फ्रैक्शन में, इशारिये में नहीं होते। तो लिहाजा हमें क्या करना है, हमें ना इनको किसी ऐसे सूटेबल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। स्पेशली ये जो हमारे पास 1.33 आ रहा है ना, ये मुकम्मल डिजिट बन जाए। पहले वो सूटेबल डिजिट 2 हो सकता है, आपने 2 से मल्टीप्लाई करके देखना है। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2.66 आएगा, ये मुकम्मल डिजिट नहीं बनेगा। फिर आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करके देखें, देन ये 2.99 आएगा, तो जो अप्रोक्सीमेटली 3 होता है। तो इसका मतलब इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो ये मुकम्मल डिजिट बनेगा। तो मैं फिर इसको भी करूंगा और इसको भी मल्टीप्लाई करूंगा। तो यहाँ पे क्या करूंगा, 1 मल्टीप्लाइज बाई 3, 1.33 मल्टीप्लाइज बाई 3, ये मैंने क्या बोला कि 3.99 आएगा, तकरीबन 4 हो जाएगा, देखते हैं। एंड ये 1.3, पहले मैंने शायद गलत बोल दिया, तो ये 3 होगा, और ये 3.99 विच इज़ अप्रोक्सीमेटली टू 4, और ये 3 होगा। तो यूं हमारे पास जो इंपेरिकल फार्मूला है जिसमें कार्बन 3 होंगे, हाइड्रोजन 4 होंगे, और ऑक्सीजन यहाँ पे 3 होंगे। सो दिस इज द empirical formula of the given organic compound which is vitamin C ascorbic acid। ये इसका empirical formula है। I really hope ये example number 3 भी आपको समझ आई होगी। अब हम मूव करेंगे example number 4 पे, which is also belongs to empirical formula, but in example number 4 we have to calculate percentage of each element first by means of combustion analysis and using formula which are given in the topic combustion analysis. So let's start with this example number 4 after this example 3. जी तो my dear, अब हम example number 4 पे आ गए, और example number 4 not a big deal, but in start ये आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कैसे हमने इसको
जो है वो ये जो गिवन मैसेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है इनको परसेंटेजेस में कन्वर्ट करें। देखिए इंपेरिकल फॉर्मूला ही फाइंड करना है, तो सबसे पहले हमें परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट चाहिए। यहाँ पे गिवन नहीं है, यहाँ पे तो मैसेज गिवन है, तो सिर्फ नया जो काम करना है एग्जाम्पल नंबर 3 के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो यहाँ हमें सिर्फ पहले परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट फाइंड करनी है, बाकी सारा कुछ वही है जो हमने एग्जाम्पल नंबर 3 में किया, यानी इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया जिसका मैस इतना था, उसकी हमने की कंबस्शन एनालिसिस, उसको जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, तो उससे जो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि सोल प्रोडक्ट है, दो सोल प्रोडक्ट होती हैं कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड को हम 50% QH में एब्जॉर्ब करते हैं और वाटर को हम MgClO4 ट्वाइस के जो हमारे पास एक्वा सोल्यूशन होता हाँ उसमें एक्वा सोल्यूशन नहीं होता, MgClO4 ट्वाइस हमारे पास सॉल्ट होता है मैग्नीशियम परक्लोरेट, उसमें एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये इतना वाटर बना है और इतनी कार्बन डाइऑक्साइड बनी है, इतने कंपाउंड को हमने जलाना था यहाँ पे कंबशन एनालिसिस में। अब यहाँ पे ना जो एक क्वेश्चन है जो हमारे जहन में थोड़ा क्लिक करता है वो ये होता है कि भाई हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कम जलाया है, देखें ये आधा ग्राम तकरीबन, आधे ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनी और वाटर बना वो तो तकरीबन 1.5 ग्राम से भी ऊपर हो गया। तो एक्स्ट्रा मैस कहाँ से आया? तो एक्स्ट्रा मैस आया जो हमने बाहर से ऑक्सीजन एक्सेस अमाउंट में ली है, ठीक है जी। तो यहाँ पे याद रखना वो ऑक्सीजन जाके कंपाउंड के अंदर ऐड नहीं होगी, जब हम उसमें फॉर्मूलाए को यूज़ करेंगे यानी फार्मूलाज को यूज़ करेंगे तो हम एग्जैक्ट सही परसेंटेज कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की फाइंड कर पाएंगे इन द गिवन कंपाउंड विच इज मैस्ड एज 0.5439 ग्राम, ठीक है जी। तो अब हम देखते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पे निकालनी है परसेंटेज ऑफ कार्बन, और किससे निकालनी है? कार्बन डाइऑक्साइड से। तो हमें सबसे पहले चाहिए मैस ऑफ CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मैस, और नीचे हमें चाहिए मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये आपने सिर्फ नया काम करना है, बाकी सारा वही होगा। परसेंटेज निकालने के बाद जो इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है वो तो पुराना काम है। अच्छा, मल्टीप्लाई हम इसको करेंगे 12 से। अब क्यों 12 से करेंगे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखें कार्बन डाइऑक्साइड में जो कार्बन है उसका मैस होता है, एक ही कार्बन एटम है और उसका मैस होता है 12 एटॉमिक मैस, और टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर वेट बनता है वो 44 होता है। तो इससे इसको डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे क्योंकि हम परसेंटेज कैलकुलेट करें। तो हमें CO2 का मैस गिवन है 1.039 और हमें मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन है 0.5439। अब 12/44 करेंगे एंड मल्टीप्लाई बाय 100। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना सारे को, आंसर आपके पास कैलकुलेटर से आ जाएगा इसका, तो वो आएगा परसेंटेज ऑफ कार्बन 4.34%। हमारे पास आ जाएगी 4.34%। ये किसकी परसेंट आ गई? ये मैंने गलत निकाला है, सॉरी, ये इतनी परसेंट नहीं, ये आएगी 52.108%। यस 52.108 गलत निकाल दी पहले मैंने वहाँ से देख रहा हूँ। बहरहाल आप तो इसको कैलकुलेटर से करोगे 52.10 मैं भी कहूँ इतनी कम परसेंटेज कैसे आ गई। तो ये हमारे पास आ गई परसेंटेज ऑफ किसकी? कार्बन की। अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेता हूँ परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। चूँकि ये हाइड्रोजन की परसेंटेज हम वाटर से निकालेंगे जो कि एक सॉल्ट प्रोडक्ट है अगेन, तो इसके लिए हमें मैस ऑफ क्या चाहिए होगा? मैस ऑफ कंबशन एनालिसिस अगर आपको आता है तो ये नॉट अ बिग डील, ये न्यूमेरिकल। तो हमें मैस ऑफ वाटर चाहिए डिवाइडेड बाय हमें चाहिए मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। एंड अब देखें वाटर के अंदर 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो 2 हाइड्रोजन एटम का जो वेट बनेगा, एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट आप इसको कह लें 2 एटम्स का, वो इतना बनेगा 2.016। एक एटम का 1.008 होता है। वाटर पूरे का मोलर वेट 18 होता है एंड मल्टीप्लाई विथ 100 बाय मीन्स ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन टू कैलकुलेट परसेंटेज कंपोजिशन। वाटर का मैस है 0.6369, ऑर्गेनिक कंपाउंड का मैस था 0.5439, 2.016 डिवाइड बाय 18 एंड मल्टीप्लाइज बाय 100। अब देखें जो इस सारे का आंसर हमारे पास आएगा, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 13.11% आएगा, 13.11%। ये किसका परसेंटेज आ गई? ये आ गई हमारे पास हाइड्रोजन की परसेंटेज। ऑलराइट, अब हम यहाँ पे निकालेंगे परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन। अब देखिए जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन की परसेंटेज सिंपल नहीं आ सकती क्योंकि ऑक्सीजन दोनों में मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड में भी और वाटर में भी। इसके लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, पहले भी सर 100 थे, अभी 100 ही हैं, एज्यूम करना है ना। तो उन 100 में से मैंने 50 रुपये एक स्टूडेंट को दे दिए,
तो मैंने उसको 50% दे दिए, एक को मैंने 30 रुपये दे दिए, उसको मैंने 30% दे दिए। जो रिमेनिंग है वो कैसे निकालेंगे कि थर्ड स्टूडेंट को मैं नहीं बताता कितने परसेंट दिए, तो आपको खुद अंदाजा हो गया 20% दिए। कैसे? हमने 50 + 30 किया यानी 80, उसको 100 में से माइनस कर दिया तो वो 20 बचा। बिल्कुल ऐसे यहाँ पे करेंगे, हमारे पास टोटल 100 है, 100 में से माइनस करेंगे हम परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। ये दोनों जो परसेंटेज हमने निकाली हुई हैं इनको हम सम कर देंगे और 100 में से माइनस कर देंगे। पहले की परसेंटेज हमने निकाली थी 52 पॉइंट, ये सॉरी यहाँ पे मैं ये माइनस आएगा, यहाँ पे आएगा 52.108 प्लस 13.11। तो 100 में से ये दोनों को सम करके 100 में से आपने माइनस करना है, तो आपके पास परसेंटेज 34.77 आ जाएगी। 34.77% यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास परसेंटेज किसकी? यस, किसकी आएगी? यस, ये ऑक्सीजन की आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब हमने फाइंड करना है इसका एम्पिरिकल फार्मूला। कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैं वैसे यहाँ पे भी छोड़ सकता हूँ कि भाई इसका आगे खुद आप एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड करें, लेकिन आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं और इंटरेस्टिंग होते हैं। आप कहते हो सर इसको सॉल्व भी क्या करें, कुछ तो कह देते हैं यार इन्हों सॉल्व भी कर दिया कर कुछ तो कह देते हैं यार इसको सॉल्व भी किया करो। क्या करते हो, वीडियो देखने आए थे और आपने सॉल्व भी नहीं किया, क्या फ़ायदा वीडियो देखने का? तो फ़ायदा ही देने के लिए आपको वीडियो है। चलो जी, अब मैं सॉल्व भी कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपका ये जो क्लेम होता है ना वो ना हो। अब हमने फाइंड करना है एम्पिरिकल फार्मूला। उसके लिए हमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की परसेंटेजेस चाहिए थी जो मिल चुकी हैं। तो कार्बन की जो परसेंटेज थी 50, कितनी थी वो? 52.108, वो यहाँ आ गई। और हाइड्रोजन की जो परसेंटेज थी कितनी थी वो लिखी हुई है 13.11, वो इधर आ गई। ऑक्सीजन की जो परसेंटेज थी वो यहाँ, वो थी हमारे पास 34.77। अब ये ग्राम्स होगी अगर हम अपने सैंपल को 100 ग्राम्स कंसीडर कर लें। अब क्या करना है, 52.108 को इसके एटॉमिक मास जो कि कितना होता है 12, उससे डिवाइड करना है। 13.11 को इसके एटॉमिक मास 10008 पे डिवाइड करना है। 34.77 को इसके एटॉमिक मास 16 से हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। अब जो आंसर्स आएंगे वो हमने लिखते जाना है। 4.34 इसका आंसर आया, इसका आंसर तकरीबन 13.01 आएगा। हाँ जी, यस, इतना ही है। और इसका आंसर आएगा 2.17। अब ये हमारे पास आ गई है ग्राम एटम्स की रेशो। इसको सिंपलेस्ट रेशो में कैसे कन्वर्ट करना है, जो इसमें सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू है उससे डिवाइड कर देना है। 4.34 को डिवाइड करेंगे 2.17 से और 13.01 को भी डिवाइड करेंगे 2.17 से। और यहाँ 2.17 को तो करना ही डिवाइड 2.17 से, सबसे छोटी वैल्यू से हमने डिवाइड करना होता है। तो जब इनके आंसर्स लेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ तकरीबन 6 आएगा अप्रोक्सीमेटली, लेस देन थोड़ा बहुत 6 से हो सकता है, बहरहाल अप्रोक्सीमेटली वो, और ये आ जाएगा 1। तो यहाँ हमारे कंपाउंड का जो एम्पिरिकल फार्मूला होगा दैट विल बी C2H6O। दिस इज द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द अननोन कंपाउंड जो कि हमने यहाँ पे मालूम करना था विद द हेल्प ऑफ गिवन डाटा विच वॉज हमारे पास मैस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था, मैस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड था और मैस ऑफ वाटर था, जिसको पहले हमने परसेंटेजेस ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में कन्वर्ट किया। देन उन परसेंटेजेस को यूज़ करके सेम मेथड जो हमने एग्जाम्पल 3 में यूज़ किया उससे हमने एम्पिरिकल फार्मूला फाइंड कर लिया है। अब हम मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 पर, ठीक है जी, यस। अब जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, कंबशन एनालिसिस ऑफ कंपाउंड, इतने परसेंट कार्बन, इतने परसेंट हाइड्रोजन, इतने परसेंट ऑक्सीजन, व्हाट इज एम्पिरिकल फार्मूला। और इसमें हमने साथ में मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला भी, यानी एम्पिरिकल फार्मूला तक हमें पता है कैसे मालूम करना है, इसी के साथ थोड़ा सा हमने एडिशन में साथ मालूम करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला कि वो कैसे आएगा। तो चलिए इसको आखिरी हमारे एग्जाम्पल है वीडियो की, इसको शुरू कर लेते हैं। 5 से 7 मिनट और लगेंगे, फिर ये हमारा लेक्चर जो है वाइंड अप हो जाएगा। चलें जी, जल्दी से इसको कवर करते हैं। हमारी नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 जो है ना, एम्पिरिकल फार्मूला तक तो ऐसे ही है जैसे हमने एग्जाम्पल 3 की या एग्जाम्पल 4 में लास्ट पे जो हमने एम्पिरिकल फार्मूला निकालना सीखा वो वैसे ही है। एग्जाम्पल 5 में भी पहले हमने एम्पिरिकल फार्मूला ही फाइंड करना है। देखें, वी आर गोइंग टू सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 5। सो आई रियली होप कि यहाँ तक चीज़ें आपके लिए क्लियर हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आ रही हैं और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अगर आपको ये समझ भी आ रही है, अच्छा भी लग रहा है, मैं भी
मतलब आपको अच्छा लग रहा हूँ तो फिर इस वीडियो को लाइक करना तो बनता है, ठीक है जी, और इसको शेयर भी कर दें अगर ज़रूरत है किसी को तो। देखिए जी, हम वो कहते हैं हमने कंबसन एनालिसिस की, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की, तो उसमें अब उसने ना आपको उस झंझट से भी निकाल दिया कि आप परसेंटेज खुद फाइंड करें। उसने बता दी है कि उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन जो है हमारे पास, परसेंटेज ऑफ कार्बन वो है कितनी, 65.44%। 65.44% हमारे पास किसकी परसेंटेज है, कार्बन की। इसी तरह परसेंटेज ऑफ जो हाइड्रोजन है वो हमें गिवन है यहाँ पे, हाइड्रोजन की 5.50%, यस 5.50%। इसी तरह तीसरे एलिमेंट की परसेंटेज भी गिवन है, परसेंटेज ऑफ क्या है वो, तीसरा एलिमेंट यहाँ पे है हमारे पास ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की हमारे पास परसेंटेज है 29.06%, ठीक है जी 06%। अब वो हमें कहता है इसका आप क्या निकालो, सीधा सीधा मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब याद रखना बच्चों, जब भी आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड करना है सबसे पहले हमें चाहिए होता है एम्पिरिकल फार्मूला। याद रखना पहले हमें क्या चाहिए होता है एम्पिरिकल फार्मूला। तो इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं, तो यहां हम लिखते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और यहां पे आ गई ऑक्सीजन। अब कार्बन की जो परसेंटेज है वो हमारे पास है 65.44, हाइड्रोजन की हमारे पास है 5.50 और ऑक्सीजन की है हमारे पास 29.06, ठीक है जी। तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है ये इतने परसेंट है, हाइड्रोजन इतने हैं, ऑक्सीजन इतने हैं। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इनको इनके एटॉमिक मास से करना है डिवाइड, ठीक है जी। तो 65.44 को हम डिवाइड करेंगे 12 से, यही हम पहले करते हैं ना सारा। तो 5.50 को डिवाइड करेंगे हम हाइड्रोजन के मास से जो कि 1.008 है, और जो ऑक्सीजन है 29.06, इसको डिवाइड करेंगे 16 से, ठीक। अब इसका कोई ना कोई आंसर आएगा, कोई ना कोई आंसर, वो क्या आएगा वो जरा देख लेते हैं। 5.45 है, ये मैं लिख लेता हूँ 5.45, अगर आपको नजर आ रहा है तो। नेक्स्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.46, 5.46 है, 5 ही कर लें आप इसको, 4.45, और इससे नेक्स्ट पे जो हमारे पास आंसर आ रहा है वो 1.82 आएगा। मैं पहले चेक कर लूँ ये वीडियो में नजर आ रहा है, यहाँ तक बताएं कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है सर? कन्फ्यूजन इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा काम वैसे ही है, बिल्कुल ठीक है। अब हमने ना कार्बन है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन। ये जो हमारे पास परसेंटेजेस आई, ग्राम एटम्स की वैल्यू आई है जिसको हम मोल्स भी कहते हैं, ये मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ। अब इसमें जो सिंपलेस्ट वैल्यू है, जब सबसे छोटी वैल्यू, उन सब से इनको कर देना है डिवाइड। 1.82 ही सबसे छोटी वैल्यू है, तो मैंने इनको इससे कर दिया है डिवाइड। अब इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा कितना जी, देखने दें मुझे, 3, 3 और 1, इसका 3 आएगा आंसर, इसका भी 3, ये आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, ठीक है, और इसका 1 आएगा। अब आपने इंपेरिकल फॉर्मूला फाइंड कर लिया, वो आ गया हमारे पास C3H3O। सो दिस इज द इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है जी। अब आपने अगर निकालना है मॉलिक्यूलर फार्मूला, तो उसका क्या फार्मूला है, यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, देखिए जी। अगर आप चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाए, तो हमें करना होगा n को मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फार्मूला से, एम्पिरिकल फार्मूला यानी n मल्टीप्लाइज बाय एम्पिरिकल फार्मूला, ठीक है जी। तो n हमारे पास यहाँ पे n की जो वैल्यू है वो हमें नहीं पता, तो इसका मतलब जब तक हम n नहीं फाइंड करेंगे ना, इसको आप चलो इक्वेशन नंबर 1, जब तक हम n नहीं फाइंड करते ना, हमें मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड नहीं हो सकता, ठीक है जी। हाँ, तो n फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है अगर हमने n फाइंड करना है तो आप इसको ला के डिवाइड कर दो, तो ये इस तरह से फॉर्मूला बन जाएगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ओवर एम्पिरिकल फार्मूला। तो इससे हम निकाल लेंगे n की वैल्यू। अब मसला ये होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होता है, लेकिन ऐसे हो नहीं सकता। अब मसला इसलिए है क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला ही तो हमने फाइंड करना है, जिसके लिए हमने n फाइंड करना था। तो फिर मॉलिक्यूलर फार्मूला का यूज करते हुए हम n कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो ये पॉसिबल नहीं है। हम क्या करेंगे, इसके साथ एक वर्ड ऐड करेंगे, मैस। अब स्टूडेंट याद रखना, अकेले जैसे ये लिखा हुआ ना, ये एक इंपेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है, यानी 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। अगर मैं बोलूँ ना इसका मॉलिक्यूलर इंपेरिकल फार्मूला मैस निकालो, तो वो फर्क में होगा। वो
क्या होगा, वो मैस होगा, इंपिरिकल फॉर्मूला मैस अगर आप फाइंड करना चाहते हैं तो देखो इसमें कितने कार्बन है, 3, एक कार्बन का 12 होता है, 2 का 24, 3 का 36, तो ये होगा 36 प्लस 3 हाइड्रोजन का 3 होगा 3.024, ठीक है, 1.008 के अकॉर्डिंग, और एक ऑक्सीजन का 16 होगा। तो जब आप इसको टोटल करोगे, इसको कैलकुलेट करोगे, तो हमारे पास जो इसका आंसर आएगा इंपिरिकल फार्मूला मैस का, वो आ जाएगा 55.05। मैं यहां लिख देता हूं सामने, 55.05 ग्राम्स पर मोल, जो इसका यूनिट होगा ग्राम्स पर मोल, ये कहलाता है इंपिरिकल फार्मूला मैस। देखो अकेले इंपिरिकल फार्मूला को हम यूं लिखेंगे, ये एक फार्मूला है, और ये जो हमने निकाला है ये इस फार्मूले का मैस है। तो ये जो मॉलिक्यूलर फार्मूला मैस है ना, ये आपको गिवन है एग्जांपल में, और ये आपको गिवन होगा, और ये है 110.15, ठीक है जी, 110.15 ओवर में, देखो इंपिरिकल फार्मूला मैस अभी हमने खुद निकाला 55.05, तो इससे n की जो वैल्यू आएगी ना वो 2 आएगी। आप इसको कैलकुलेटर से कर लें, 2 आएगी। तो आपने क्या करना है, यहां पे लिखना है 2, और इंपिरिकल फार्मूला क्या था, C3H3O। तो क्या आएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला, शाबाश, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा C6H6O। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द अननोन कंपाउंड जो हमने मालूम करना था। सो आई रियली होप ये एग्जाम्पल नंबर 5 तक ये वाली वीडियो आपको अच्छी भी लगी होगी, और ये 5 की 5 एग्जाम्पल्स आपको समझ भी आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली 5 को कवर करेंगे, उससे अगली वीडियो में हम अगली 4 को कवर करेंगे। तो ये एग्जाम्पल्स पे 3 टोटल वीडियोस होंगी, ताकि ज़्यादा वीडियो लेंथी ना हो और आप बोर ना हो। फिर हम इसके न्यूमेरिकल्स पे तकरीबन 3 वीडियोस में उनको भी कवर करेंगे। तो 6 वीडियोस में बहुत प्रिसाइजली हम इन मुश्किल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। आई रियली होप कि ये सारा लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया तो आप इसको थम्स अप जरूर दें, इसको लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।